देखो, नंद शासक जैन धर्म को मानते थे। उन्होंने अपने शासन में अनेक जैन मंत्रियों को नियुक्त किए थे। कल्पक इन मंत्रियों का पहला था। शकटार स्थूलभद्र घनानंद के जैन मतावलंबी अमात्य थे। नंद शासकों के काल में मगध साम्राज्य राजनीतिक और सांस्कृतिक दोनों ही दृष्टियों से प्रगति के मार्ग पर अग्रसर हुआ। मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के कई कारण थे। इस क्षेत्र में लोहे की अनेक खानें थीं जो अच्छे हथियारों के निर्माण में सहायक थी। यहाँ नए अस्त्र शस्त्र का विकास भी हो रहा था, जिनमें महाशिला, कंटक और रथ मूसल अत्यंत उपयोगी थे। मगध क्षेत्र में कच्चा लोहा और तांबा जैसे खनिज पदार्थों की बहुलता थी। मगध का राज्य मगध गंगे घाटी के केंद्र में स्थित था। यह क्षेत्र अत्यधिक उर्वरक और समृद्ध था और संपन्न था। कृषि की संपन्न अवस्था के कारण शासक वर्ग के लिए अधिक संसाधनों की प्राप्ति भी आसान थी, जो साम्राज्य विस्तार के लिए अनिवार्य थे। इस क्षेत्र में व्यापार भी समृद्ध अवस्था में था और इस कारण अतिरिक्त आर्थिक संसाधन भी उपलब्ध थे। मगध के क्षेत्र में हाथी भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे, जिनकी सहायता से विरोधी शासकों के दुर्गों और नगरों पर अधिकार आसान था। मगध की दोनों राजधानियां राजगृह और पाटलिपुत्र प्राकृतिक और भौगोलिक दृष्टि से सुरक्षित थी। राजगृह पहाड़ियों से घिरी थी। तक्षशिला से प्राप्त आहत सिक्कों से स्पष्ट होता है कि सिकंदर के समय में सिक्के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में काफी प्रचलित थे। ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी के अंत तक मगध सिक्के पश्चिमोत्तर क्षेत्रों में काफ़ी प्रचलित थे। ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी के अंत तक मगध साम्राज्य पूरे उत्तरपथ के व्यापार का नियंता बन गया था। मगध की आर्थिक संपन्नता से साम्राज्यवाद के विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ। मौर्य वंश देखो 321 से 184 ईसा पूर्व के बीच में था। मौर्य वंश मौर्य मगध के सिंहासन से नंद वंश के अंतिम सम्राट घनानंद का नाश करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना 323 से 321 ईस्वी में की। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक इस वंश के महान शासक थे और इन्होंने राज्य विस्तार के साथ साथ जनकल्याण वाले साम्राज्य की स्थापना भी की। मौर्य काल में राजनीतिक एकीकरण से निरापद व्यापार और वाणिज्य को प्रोत्साहन मिला। चतुर्दिक आर्थिक विकास हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य 321 से 298 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य के जन्म के विषय में ब्राह्मण, बौद्ध और जैन ग्रंथों में परस्पर विरोधी विवरण है। विविध प्रमाणों की आलोचनात्मक समीक्षा के बाद जो तर्क निर्धारित होता है, उसके अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य वंश का क्षत्रिय था। मौर्य शाक्यों की शाखा भी पिपली वन में राज्य करती थी। मुद्र राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषल कहा गया है। कुछ विद्वानों के अनुसार वृषल शूद्र को कहा जाता है। चंद्रगुप्त एक साधारण कुल में 345 ईसा पूर्व में पैदा हुए थे। इसके बावजूद बचपन से ही उसमें उज्ज्वल भविष्य के सभी संकेत मौजूद थे। बौद्ध ग्रंथ महावंश की टीका के अनुसार चंद्रगुप्त का पिता मौर्य नगर का प्रमुख था। जब चंद्रगुप्त अपनी माता के गर्भ में था, तभी उसके पिता किसी सीमांत युद्ध में मृत्यु हो गई थी और उसकी माता अपने भाइयों द्वारा पाटलिपुत्रा में सुरक्षा के उद्देश्य से पहुंचा दी गई थी। चंद्रगुप्त का जन्म पाटलिपुत्रा में ही हुआ। जन्म के बाद उसे एक गाय पालने वाले के सुपुर्द कर दिया गया। गौपालक ने गौशाला में अपने पुत्र की भांति उसका लालन पालन किया। चंद्रगुप्त जब कुछ बड़ा हुआ तो गोपालक ने उसे एक शिकारी के हाथों बेच दिया। उसका बचपन मयूर पालकों और शिकारियों और चरवाहों आदि के मध्य व्यतीत हुआ। चंद्रगुप्त बचपन से ही काफी प्रतिभाशाली था। उसने अपने समक्ष लड़कों के बीच प्रमुखता हासिल कर ली थी। वह प्राय बालक मंडली के बीच उत्पन्न विवादों का हल एक राजा की तरह किया करता था। एक दिन जब वह राज किलम नामक खेल में व्यस्त था, तभी उस रास्ते से जाते हुए चाणक्य ने अपनी सूक्ष्म दृष्टि से बालक चंद्रगुप्त के भविष्य का अनुमान लगा लिया। चाणक्य ने 1000 करशापान देकर चंद्रगुप्त को खरीद लिया और उसे लेकर तक्षशिला आ गया। तक्षशिला तत्कालीन शिक्षा का विख्यात केंद्र था। वहाँ सभी आवश्यक कलाओं और विधाओं की विधिवत शिक्षा प्राप्त करके चंद्रगुप्त सभी विद्या में निपुण हो गया। यहाँ उसने कुल युद्ध कला की बेहतर शिक्षा पाई। चाणक्य और चंद्रगुप्त ने घनानंद के विरुद्ध सिकंदर का उपयोग करने की कोशिश की तथा इसी संदर्भ में संभवतः चंद्रगुप्त सिकंदर से मिला था, परंतु सिकंदर ने उनकी कोई मदद नहीं की। सिकंदर की अकाल मृत्यु 323 से 322 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हो गई। ऊपरी सिंधु घाटी के प्रमुख यूनानी क्षत्रप फिलिप द्वितीय की हत्या 325 ईस्वी में हो गई। इसी समय चंद्रगुप्त ने अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु व्यापक योजनाएं बना ली। चाणक्य ने जिस कार्य हेतु चंद्रगुप्त को तैयार किया था, उसमें 2 उद्देश्य थे। पहला, यूनानियों को विदेशी शासन से देश को मुक्त कराना और दूसरा, नंदों के घृणित और अत्याचारपूर्ण शासन का अंत करना। चंद्रगुप्त ने सबसे पहले एक सेना तैयार की, स्वयं को राजा बनाया और उसके उपरांत सिकंदर के क्षत्रप के विरुद्ध संघर्ष कर लिया। मगध की ओर से प्रस्थान 1317 ईसा पूर्व तक उसने संपूर्ण सिंध, पंजाब प्रांतों प्रदेशों पर अधिकार कर लिया और वहां एक क्षत्रप शासक बन गया। इसके बाद चंद्रगुप्त चाणक्य घनानंद का नाश करने हेतु मगध की ओर प्रस्थान कर गए। बौद्ध और जैन मतों के अनुसार चंद्रगुप्त ने सर्वप्रथम नंद साम्राज्य के मगध पर भाग पर हमला किया, किंतु उसे सफलता नहीं मिली।
अपनी भूल का एहसास होने पर उसने दूसरी बार सीमांत प्रदेशों की विजय करते हुए नंदों की राजधानी पर हमला किया। घमासान युद्ध हुआ, घनानंद मारा गया और चंद्रगुप्त भारत के एक विशाल साम्राज्य मगध का शासक बन गया। देखो, इसमें सिकंदर की मृत्यु के बाद उसका सेनापति सेल्यूकस निकेटर उसके पूर्वी प्रदेशों का उत्तराधिकारी हुआ। ठीक है, सिकंदर के द्वारा जीते गए भारत के प्रदेशों को पुनः उसने अपने अधिकार में लेने के लिए सेल्यूकस ने 305 ईसा पूर्व में लगभग भारत पर पुनः चढ़ाई की। सिंधु नदी पार करके सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त से युद्ध किया, जिसमें वह चंद्रगुप्त से हार गया और उसके बाद दोनों के बीच संधि हुई तथा वैवाहिक संबंध भी स्थापित हुआ। चंद्रगुप्त तथा सेल्यूकस के बीच हुई संधि के तहत क्या था कि सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को अराकेसिया, कंधार, पेरोपेनिस, डोई, काबुल के प्रांत तथा एरिया, हेरात और जेड्रोसिया की क्षत्रापियों के कुछ भाग दिए। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 भारतीय हाथी उपहार में दिए। कुछ विद्वानों के अनुसार दोनों नरेशों के बीच एक वैवाहिक संबंध स्थापित करने की संधि के तहत सेल्यूकस ने अपनी एक पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया। सेल्यूकस ने मेगास्थनीज नामक अपना एक राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पाटलिपुत्रा भेजा 305 ईसा पूर्व में, जो बहुत दिनों तक पाटलिपुत्रा में रहा। मेगास्थनीज ने भारत का इंडिका नामक एक पुस्तक की रचना की भारत पर। ठीक है ना। अब चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य पारसी साम्राज्य की सीमा को स्पर्श करने लगा और उसने इसके अंतर्गत अफगानिस्तान का एक बड़ा भाग भी सम्मिलित हो गया। चंद्रगुप्त के कंदहार पर आधिपत्य की पुष्टि वहां से प्राप्त हुए अशोक के लेख से होती है। उसी समय से भारत तथा यूनान के बीच राजनीतिक संबंध प्रारंभ हुआ, जो बिंदुसार तथा अशोक के समय में भी बना रहा। पश्चिम भारत की विजय। चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिम भारत में स्वराज तक का प्रदेश जीतकर अपने प्रत्यक्ष शासन के अंतर्गत शामिल कर लिया। रुद्रदामन की गिरनार अभिलेख 150 ईसा पूर्व के अनुसार इस प्रदेश में पुष्पगुप्त वैश्य चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यपाल था। उसने वहां सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। सौराष्ट्र के दक्षिण में सोपरा तक चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा विजित शासित थे। दक्षिण भारत का विजय दक्षिण में चंद्रगुप्त मौर्य ने उत्तरी कर्नाटक तक विजय प्राप्त किया। जैन स्रोतों के अनुसार चंद्रगुप्त ने अपने जीवन के आखिरी दिनों में जैन धर्म स्वीकार कर लिया तथा उसी स्थान पर मैसूर के निकट तपस्या के लिए आया, जो उसके साम्राज्य में था। उससे यह प्रमाणित होता है कि श्रवणबेलगोला तक उसका अधिकार था। साम्राज्य का विस्तार देखो। मगध साम्राज्य के उदय की जो परंपरा बिंबिसार के काल में शुरू हुई थी, वो चंद्रगुप्त के समय में प्रकाष्ठा पर पहुंच गई। उसका विशाल साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान की सीमा से लेकर दक्षिण में वर्तमान उत्तरी कर्नाटका तक तथा पूर्व में मगध से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र और सोपरा तक का संपूर्ण प्रदेश उसके साम्राज्य के अधीन था। हिंदू कुश पर्वत भारत की वैज्ञानिक सीमा थी। यूनानी लेखकों ने हिंदू कुश को इंडियन काकेशस कहा। यहीं पर चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया था। इस पूरे विशाल मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्रा थी। चंद्रगुप्त मौर्य का मूल्यांकन देखो। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य 321 से 298 ईसा पूर्व को भारत का मुक्तिदाता भी कहा जाता है, क्योंकि इसने यूनानियों के प्रभुत्व से भारत को मुक्ति दिलाई। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार चंद्रगुप्त ने मौर्य प्रशासन का तंत्र का भी निर्माण किया। भारतीय उपमहाद्वीप में विकसित पहली देशव्यापी शासन प्रणाली थी। प्रशासन केंद्रीकृत और कठोर था, करों का बाहुल्य था और आम जनता का पंजीकरण अनिवार्य था। प्रशासन का केंद्र बिंदु सम्राट था। सेना सुसंगठित और शक्तिशाली थी। अर्थव्यवस्था पर राज्य का पूर्ण नियंत्रण था। इस प्रशासनिक व्यवस्था को उदार और कल्याणकारी स्वरूप अशोक ने प्रदान किया। मेगास्थनीज के इंडिका में राजधानी पाटलिपुत्रा के नगर प्रशासन की विस्तृत चर्चा के बाद नगर प्रशासन की देखरेख के लिए 6 समितियों की चर्चा भी मिलती है। इसके शासनकाल के अंत में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा। जैन परंपराओं के अनुसार उसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन हो गया और तथा उसने भद्रबाहु की शिष्यता ग्रहण कर ली। अपने पुत्र के पक्ष में सिंहासन त्याग कर वह भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला में चंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या करने लगा, जहाँ 298 ईसा पूर्व के लगभग उसने जैन विधि से उपवास पद्धति द्वारा प्राण त्याग दिया। जैन धर्म में इस विधि को संलेखना कहा जाता है। श्रवणबेलगोला की एक छोटी पहाड़ी आज भी चंद्रगिरी कहलाती है तथा वहाँ चंद्रगुप्त बस्ती नामक एक मंदिर भी है। बाद के कई लेखों में भी भद्रबाहु चंद्रगुप्त मुनि का उल्लेख मिलता है। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु और प्रधानमंत्री चाणक्य एक महान विद्वान व पंडित था। वह विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता था। चाणक्य तक्षशिला के कुटिल नामक ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ था तथा तक्षशिला के शिक्षा के केंद्र का प्रमुख आचार्य था। वह वेदों, शास्त्रों, राजनीतिक कूटनीति का महान ज्ञाता था। पुराणों में उसे श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा गया है। एक बार मगध के राजा नंद ने यज्ञशाला में उसे अपमानित किया, जिससे क्रोध में आकर उसने नंद वंश को समूल नष्ट करने की प्रतिज्ञा कर ली। चंद्रगुप्त मौर्य जब विशाल मगध साम्राज्य या भारत का एक छत्र सम्राट बना, तब कौटिल्य प्रधानमंत्री और प्रधान पुरोहित के पद पर आसीन हुआ। जैन ग्रंथों के अनुसार चंद्रगुप्त की मृत्यु के बाद उसका पुत्र बिंदुसार सिंहासन पर बैठा, तो उसके काल में भी कुछ समय तक कौटिल्य प्रधानमंत्री बना रहा।
चाणक्य रचित अर्थशास्त्र हिंदू राज्य शासन से संबंधित प्राचीनतम उपलब्ध पुस्तक है। अर्थशास्त्र मौर्य काल की रचना है, जिससे मूलतः चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौटिल्य के विचार स्वयं उसी के द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं। कालांतर में अर्थशास्त्र के अन्य लेखकों के द्वारा कुछ अंश जोड़े गए हैं, जिससे मूल ग्रंथ का स्वरूप परिवर्तित हो गया है। मूल ग्रंथ अर्थशास्त्र को 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व की रचना मानी जाती है। अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण और 180 प्रकरण हैं। इस ग्रंथ में उसके श्लोकों की संख्या 4000 बताई गई है। चंद्रगुप्त के उत्तराधिकारी बिंदुसार 298 से 273 ईसा पूर्व के समय में मौर्य साम्राज्य का गौरव बना रहा। विदेश संबंध भी विकसित रहे और यूनानी दूत डिमोक्लस उसके दरबार में रहा। उसके बाद बिंदुसार 298 से 273 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका पुत्र बिंदुसार मगध के सिंहासन पर 298 ईसा पूर्व में बैठा। उसके काल में साम्राज्य के कुछ क्षेत्र में विद्रोह हुए, जिसे उसने अपने पुत्र अशोक की सहायता से नियंत्रित किया। जैन ग्रंथों के अनुसार बिंदुसार की माता का नाम दुर्धरा था, यानी लेखक ने बिंदुसार को एमित्रोकेडीज कहा। इसे संस्कृत में अमित्र घात यानी कि शत्रुओं का नाश करने वाला कहा गया। थेरावाद परंपरा के अनुसार वह ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। बिंदुसार के समय में भारत का पश्चिम एशिया के साथ व्यापारिक संबंध अच्छा था, साथ ही पश्चिम यूनानी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध भी कायम रहा। बिंदुसार के दरबार में सीरिया के राजा एंटियोकस ने डायमिकस नामक राजदूत भेजा था। वह मेगास्थनीज के स्थान पर आया था। मिस्र के राजा टॉलमी फिलाडेल्फस 285 से 247 ईसा पूर्व के काल में संभवतः डायनोशियस नामक राजदूत मौर्य दरबार में आया था। प्रशासन के क्षेत्र में बिंदुसार ने अपने पिता की व्यवस्था का ही अनुसरण किया। उसने अपने साम्राज्य के प्रांत को विभाजित किया और प्रत्येक प्रांत में राजा के रूप में कुमारों को नियुक्त किया। उसके समय में प्रशासनिक कार्यों के लिए अनेक महामात्रों की नियुक्ति भी की गई। दिव्य वादान के अनुसार अवंती राष्ट्र का उपराजा और राज्यपाल अशोक था। बिंदुसार की सभा में 500 सदस्य वाली एक मंत्री परिषद भी थी, जिसका प्रधान खल्लाटक था। बिंदुसार ने 25 वर्षों तक राज्य किया। अंततः 273 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु हो गई। अशोक 273 से 232 ईसा पूर्व। बिंदुसार की मृत्यु के बाद उसका सुयोग्य पुत्र अशोक प्रियदर्शी 273 ईसा पूर्व में लगभग मौर्य के साम्राज्य की गद्दी पर बैठा। राजगद्दी प्राप्त होने के बाद अशोक ने अपनी आंतरिक स्थिति मजबूत करने में 4 वर्षों का समय लगा दिया। फलतः राज्यारोहण के 4 साल बाद 259 ईसा पूर्व में उसका राज्याभिषेक हुआ। इसके अभिलेखों में अभिषेक के काल 259 ईसा पूर्व से ही राज्य गणना की गई और मास्की और गुर्जर के लेखों में उसका नाम अशोक मिलता है। पुराणों में उसे अशोक वर्धन कहा गया है। दिव्य वादान और सिंगली अनुश्रुतियों के अनुसार अशोक अपने पिता के शासनकाल में अवंती उज्जैनी का उपराजा था। बिंदुसार के बीमार पड़ने पर वह राजधानी पाटलिपुत्र आया। सिंगली अनुश्रुतियों के अनुसार अशोक ने 99 भाइयों की हत्या करके राज्य सिंहासन प्राप्त किया, लेकिन उत्तराधिकार के इस युद्ध का समर्थन स्वतंत्र प्रमाणों से नहीं होता है। अशोक के 5वें अभिलेख में जीवित भाइयों के परिवार का उल्लेख मिलता है। अभिलेखीय साक्ष्यों से यह भी ज्ञात होता है कि अशोक के शासन के विभिन्न भागों में उसके भाई निवास करते थे, जबकि उसके कुछ भाई विभिन्न प्रदेशों के राज्यपाल भी थे। दिव्य वादान में अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी मिलता है, जो चंपा के एक ब्राह्मण की पुत्री थी। दक्षिण परंपराओं में उसे धर्मा कहा गया है, जो प्रधान रानी अग्र महर्षि थी। कुछ लेखक उसे सेल्यूकस की पुत्री से उत्पन्न बताते हैं। सिंगली अनुश्रुतियों के अनुसार उज्जैनी जाते हुए अशोक विदिशा, जहाँ उसे एक श्रेष्ठी की पुत्री देवी के साथ विवाह किया, में रुका था। महाबोधि वंश में उसका नाम वेदिश महादेवी मिलता है और उसे शाक्य जाति का बताया गया है। उसी से अशोक के पुत्र महेंद्र और संघमित्रा का जन्म हुआ था और वही उसकी पहली पत्नी थी। देखो, दिव्य वादान में उसकी एक पत्नी का नाम मितिस्य रक्षिता का उल्लेख मिलता है, परंतु अशोक के लेख में केवल उसकी पत्नी कारुबाकी का नाम ही है, जो तीवर की माता थी। दिव्य वादान में अशोक के 2 भाई सुसीम और विगताशोक का उल्लेख मिलता है। बौद्ध परंपराओं और कथाओं के अनुसार बिंदुसार अशोक को नहीं बल्कि उसके बड़े भाई सुसीम को गद्दी पर बिठाना चाहता था, किंतु बिंदुसार के निधन के पश्चात अमात्यों की सहायता से अशोक ने राजगद्दी पर कब्जा कर लिया। उत्तराधिकार के युद्ध में अन्य सभी राजाओं की हत्या कर दी गई। उत्तरी बौद्ध परंपरा में ये युद्ध सिर्फ अशोक और उसके बड़े भाई सुसीम के बीच बताया गया है। देखो, कलिंगा युद्ध। महापद्मानंद ने कलिंग को अपने राज्य में मिला लिया था। चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने लगभग समस्त भारत और सुदूर इलाके तक विस्तार किया था, के समय निश्चित ही कलिंग भी मगध साम्राज्य का अंग रहा होगा। संभवतः बिंदुसार के काल में कलिंग ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। इस चुनौती को अशोक ने अपनी विजय के रूप में बदलने हेतु कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग भी उस समय व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्य था। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध शुरू किया।
अशोक के 13वें शिलालेख के अनुसार उसमें 1,50,000 व्यक्ति बंदी बनाए और निर्वासित किए गए। 1 लाख लोगों की हत्या की गई और उससे भी कई गुना अधिक मारे गए। इस युद्ध के बाद मौर्य साम्राज्य की सीमा बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत हो गई। ये कलिंग युद्ध का तत्कालिक लाभ था। मगध एवं समस्त भारत के इतिहास में कलिंग की विजय एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसके बाद मौर्य के विजय और राज्य विस्तार का एक दौर समाप्त हो गया। कलिंग युद्ध के बाद एक नए युग का सूत्रपात हुआ और ये युग था शांति, सामाजिक प्रगति और धार्मिक प्रचार का युद्ध। यहीं से सैन्य विजय और दिग्विजय का युग समाप्त हुआ तथा आध्यात्मिक विजय और धम्म विजय का युग शुरू हुआ। इस प्रकार कलिंग युद्ध ने अशोक का हृदय परिवर्तित कर दिया और इसका हृदय मानवता के प्रति दया और करुणा से उद्वेलित हो गया। उसने युद्ध क्रियाओं को सदा के लिए बंद कर देने की प्रतिज्ञा की। कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया और साम्राज्य के सभी साधनों को जनता के कल्याण हेतु लगा दिया। अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु जो साधन अपनाए गए थे वो थे धर्म यात्राओं का प्रारंभ। उसने धर्म यात्राओं का प्रारंभ किया, राजकीय पदाधिकारियों की नियुक्ति करी, धर्म महामात्रों की नियुक्ति की, दिव्य रूपों का प्रदर्शन किया, धर्म श्रवण और धर्म उपदेश की व्यवस्था की, लोकोपकारिता के कार्य किए, धर्म लिपियों की खुद को खुदवाया, विदेशों में धर्म प्रचारकों को भेजा आदि। अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए धर्म यात्राओं की शुरुआत की। अपने अभिषेक के 10वें वर्ष में वह बोध गया की यात्रा पर गया, जो उसकी पहली यात्रा थी। अशोक जो है अपनी अभिषेक के 10वें वर्ष में बोध गया की यात्रा पर गया, जो उसकी पहली यात्रा थी। अपने अभिषेक के 20वें वर्ष में वह लुम्बिनी ग्राम गया। वहाँ का कर घटाकर 1/8 कर दिया। उसने नेपाल की तराई में स्थित निगलीवा में कनक मुनि के स्तूप का मरम्मत करवाया। अशोक ने इन कार्यों को जनता पर काफ़ी सकारात्मक प्रभाव पड़ा। अशोक के इन कार्यों का जनता पर काफ़ी सकारात्मक प्रभाव पड़ा और वे बौद्ध धर्म की ओर आकृष्ट हुआ। अपने विशाल साम्राज्य में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु अशोक ने अपने साम्राज्य के उच्च पदाधिकारियों को नियुक्त किया। संभवतः लेख 3 और 7 के अनुसार अपने व्युष्ट, राज्य प्रादेशिक और युक्त नामक पदाधिकारियों को जनता के बीच जाकर धर्म प्रचार करने और उपदेश देने का आदेश दिया। धर्म प्रचार हेतु अशोक ने साम्राज्य में धर्म श्रवण और धर्म उपदेश की व्यवस्था करवाई। अभिषेक के 13वें वर्ष में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु अशोक ने पदाधिकारियों का एक नया वर्ग तैयार किया, जिसे धर्म महामात्र और धम्म महामात्र कहा गया। इसका कार्य विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के बीच द्वेष भाव को मिटाकर धर्म की एकता पर बल देना था। धर्म को लोकप्रिय बनाने हेतु अशोक ने मानव और पशु जाति के कल्याण हेतु अनेक कार्य किए। उसने सबसे पहले पशु पक्षियों की हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया और मानव और पशुओं की चिकित्सा की अलग अलग व्यवस्था करवाई। मार्गों पर वृक्ष लगवाए। 7वें स्तंभ लेख के अनुसार आम्र वाटिकाएं लगवाई, आम का बगीचा लगवाया, आधे कोस की दूरी पर कुएं खुदवाए और विश्राम गृह बनवाए। इन कार्यों को महान पुण्य का कार्य और स्वर्ग प्राप्ति का साधन मानते हुए ऐसे कार्य करने के उपदेश बौद्ध ग्रंथ संयुक्त निकाय में दिया गया है। संभवतः इसी से प्रभावित होकर अशोक ने विभिन्न स्थानों और शिलाओं तथा स्तंभों पर निर्देश, उपदेश और सिद्धांतों को उत्कीर्ण करवाया। ये लेख अशोक के विशाल साम्राज्य के कोने कोने में फैले थे। अशोक के 6ठे स्तंभ लेख से ज्ञात होता है कि अशोक ने अपने अधर्मालेख में अपने राज्याभिषेक 259 ईसा पूर्व में 12 वर्ष बाद लगभग 257 ईसा पूर्व में लिखवाना शुरू किया था। इस धर्म लेखों का उद्देश्य ये था कि पाषाण पर खुदे होने से वे लेख चिरस्थायी होंगे तथा परवर्ती पुत्र और पौत्र अपने भौतिक और नैतिक लाभ हेतु इनका अनुसरण करेंगे। इन लेखों की भाषा संस्कृत न होकर पाली थी, जो इस काल में आम लोगों की भाषा थी। ठीक है ना। इससे धर्म काफ़ी लोकप्रिय हुआ। अशोक ने दूर दूर तक बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु दूत और प्रचारकों को विदेश में भेजा। अपने दूसरे और 13वें शिलालेख में उसने उन देशों का नाम लिखवाया जहां उसने दूत भेजे थे। उसमें दक्षिण सीमा पर स्थित राज्य चोल, पांड्य, सतयुग पुत्र, केरल पुत्र, ताम्रपन्नी, लंका के नाम वर्णित हैं। 13वें शिलालेख में यवन और राजाओं 5 यवन राजाओं जैसे कि एंटियोकस सीरिया, तुर्मे, मिस्री नरेश, एंटिकिन मेसिडोनिया राजा, मग, सिरीन और अलेक्सुंदर एपीरस के नाम मिलते हैं, जिनके राज्यों में उसके धर्म प्रचारक गए थे। एंटियोकस पश्चिम एशिया का राजा एंटियोकस थियस था, जो 261 से 246 तथा तुर्मे मिस्र का शासन टॉलमी फिलाडेल्फस 285 से 247 ईस्वी था। एंटिकिन को मेसिडोनिया का एंटीगोनस गोनाटस 277 से 239 ईसा पूर्व माना जाता है। मग से तात्पर्य उत्तरी अफ्रीका में साइरीनी का नरेश मगध से है। अलेक्सुंदर को कुछ विद्वान एपीरस और इपाइरस राजा अलेक्जेंडर तथा कुछ विद्वान उसे कारिनथस और राजा अलेक्जेंडर मानते थे। इसी शिलालेख में वह बताता है कि जहाँ देवताओं के प्रिय दूत नहीं पहुँचे, वहाँ के लोग भी धर्मानुशासन, धर्म विधान और धर्म प्रचार
धर्म प्रचार की प्रसिद्धि सुनकर उनका अनुसरण करते हैं। ऐसे स्थानों से तात्पर्य चीन एवं बर्मा है। लंका में बौद्ध धर्म प्रचारक को विशेष सफलता मिली। अशोक के पुत्र महेंद्र ने वहां के शासक तिस्य को बौद्ध धर्म में दीक्षित कर लिया और तिस्य ने संभवतः उसे राजधर्म बना लिया। स्वयं अशोक का अनुसरण करते हुए उसने भी देवानाम पिय की उपाधि ग्रहण कर ली। महेंद्र ने अशोक का धम्म क्या था? धम्म प्राकृत भाषा का शब्द है, संस्कृत शब्द धर्म का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है ना। अशोक द्वारा प्रतिपादित धम्म का वर्णन अशोक के दूसरे तथा 7वें स्तंभ लेख में मिलता है। धम्म का वर्णन बौद्ध ग्रंथ सीगालोवाद सुत्त में भी मिलता है। अशोक ने मनुष्य की नैतिक उन्नति के लिए जिन आदर्शों का प्रतिपादन किया है उन्हें धम्म कहा गया है। अशोक ने बिहार यात्राओं की जगह पर धम्म यात्राओं की शुरुआत की। अशोक की विदेश नीति क्या थी? अशोक की धम्म नीति ने उसकी विदेश नीति को भी प्रभावित किया। उसने अपने पड़ोसियों के साथ शांति और अस्तित्व के सिद्धांत के आधार पर अपने संबंध स्थापित किए। उसने साम्राज्यों के पश्चिम और दक्षिणी सीमा पर स्थित राज्यों के साथ राजनयिक एवं मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। मिस्री नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस जो अशोक का समकालीन था ने उसे दरबार में अपना राजदूत भेजा था। उसने 5 यवन राजाओं में अपने धर्म प्रचारक भेजे थे। उनका मुख्य उद्देश्य सम्राट की धम्म नीति के बारे में वहां के लोगों को बताना था। उसने अपने दूसरे शिलालेख में अशोक बताता है कि उसने यवन राज्यों में मनुष्य और पशुओं के लिए अलग अलग चिकित्सा की व्यवस्था कराई थी। उसने दक्षिण सीमा पर स्थित 4 तमिल राज्य चोल, पांड्य, सतीपुत और केरलपुत एवं ताम्रपर्णी में भी अपने धर्म प्रचारक भेजे। अशोक अपने पड़ोसी राज्यों के साथ शांति, सहिष्णुता और बंधुत्व के आधार पर मधुर संबंध बनाए रखने में उत्सुक था। अपने आखिरी दिनों में सम्राट अशोक बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बौद्ध ग्रंथ क्या था? दिव्य वदान के अनुसार अशोक का शासनकाल जितना ही गौरवशाली था उसका अंत उतना ही दुखद रहा। लेकिन इसमें कहता है कि अपने आखिरी दिनों में अशोक राजकीय कोष से बड़े पैमाने पर धन बौद्ध संघों को देने लगा। उसका अमात्यों ने विरोध किया। ठीक है ना। एक बार जब कुक्कुटाराम विहार को कोई बड़ा उपहार देने वाला था तो उसके अमात्यों ने राजकुमार संप्रति को उसके खिलाफ भड़काया। संप्रति ने भंडागारिका को सम्राट के आज्ञानुसार कोई भी धनराशि संघ को नहीं देने का आदेश दिया। ठीक है ना। सम्राट के निर्वाह हेतु दी जाने वाली धनराशि में भी भारी कटौती कर दी गई और अंततः उसके निर्वाह के लिए केवल आधा आंवला दिया जाने लगा। अशोक का प्रशासन के ऊपर वास्तविक नियंत्रण नहीं रहा और अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति में उसे इस महान सम्राट का अंत हुआ। तिब्बती लेखक तारानाथ और चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भी कुछ संशोधन के साथ इस बात का समर्थन किया है। कुछ दंतक कथाओं के अनुसार अशोक ने संभवतः 259 ईसा पूर्व के लगभग अपने राज्याभिषेक की तिथि से लेकर 33 वर्षों तक शासन किया। अशोक 273 से 232 ईसा पूर्व मौर्य वंश का महानतम शासक था। उसके शासनकाल में 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्रा में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ। उसने बौद्ध धर्म से संबंधित तीर्थों की यात्रा की। बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु उसने श्रीलंका, नेपाल, बर्मा, अन्य देशों और बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु प्रतिनिधि मंडल भेजे। इस क्रम में भारतीय संस्कृति का प्रसार भी विदेशों में हुआ। अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को उसने श्रीलंका भेजा। अशोक ने जन कल्याण की नीति अपनाई। उसने विभिन्न वर्गों को आर्थिक अनुदान देने और सुविधाएं प्रदान करने के लिए धम्म महामात्रों की नियुक्ति की। न्याय प्रशासन सुव्यवस्थित रखने के लिए राजुक नामक अधिकारी बहाल किए। उसने पशुवध पर रोक लगाई। धम्म की नीति का प्रतिपादन कर समाज में शांति, सद्भाव तथा सहिष्णुता पर बल दिया और व्यक्ति के जीवन में उच्च नैतिक आदर्शों के विकास को प्रोत्साहन दिया। इस प्रकार अशोक ने सर्वप्रथम एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श प्रस्तुत किया और समस्त प्रजा के बीच सद्भाव और सदाचार को बढ़ावा दिया। शांति, अहिंसा और मैत्रीपूर्ण विदेश संबंधी आदि जैसे सिद्धांतों को अपनी प्रशासनिक नीतियों में अग्रिम स्थान देकर अशोक ने एक महान शासक के रूप में इतिहास में अपनी छवि बनाई। कुछ इतिहासकारों ने अशोक की आलोचना इस आधार पर की कि उसकी नीति से मौर्य साम्राज्य पतन की ओर अग्रसर हो गया। ठीक है ना। इन विद्वानों के अनुसार अशोक की शांति प्रिय नीति ने साम्राज्य के सैन्य बल को नष्ट कर दिया और जबकि बौद्ध धर्म के प्रति उसके झुकाव ने ब्राह्मणों को रुष्ट कर दिया। ये दोनों कारण मौर्य साम्राज्य के पतन में सहायक हुए। परंतु मौर्य साम्राज्य के पतन के कुछ अन्य कारण भी थे। वस्तुतः अशोक के उत्तराधिकारी की अयोग्यता, केंद्रीय प्रशासन की कमजोरी, प्रांतपतियों के अत्याचार, उनके विरुद्ध विद्रोह, हिंद यूनानी शासक के कल्याण, साम्राज्य की विशालता आदि के कारण साम्राज्य का पतन हो गया। अशोक की मृत्यु के बाद
विवाद होने लगा। 184 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या कर पुष्यमित्र शुंग ने राज्य सत्ता पर अधिकार कर लिया। अशोक के अभिलेख को अगर देखें तो क्या है कि सम्राट अशोक के अब तक 40 से भी अधिक अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं। ये अभिलेख उसकी साम्राज्य सीमा के निर्धारण के साथ साथ उसके धर्म और प्रशासन संबंधी महत्वपूर्ण बातों की जानकारी देता है, काफ़ी मदद करता है। गुर्जरा का लघु शिलालेख और मस्की का लघु शिलालेख केवल ये दो ऐसे धर्म लेख हैं जिनमें अशोक का नाम पाया गया है। गुर्जरा और मस्की में अशोक के अभिलेखों का विभाजन 3 वर्गों में किया गया है: शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहालेख। शिलालेख और अभिलेख को देखते हैं तो अशोक के चतुर्दश शिलालेख के नाम से प्रसिद्ध यह शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुआ है। ठीक है। शहबाजगढ़ी पेशावर पाकिस्तान में स्थित है, खरोष्टी लिपि में लिखा हुआ है। मनसेरा जो है वो हाजरा पश्चिमी पाकिस्तान में स्थित है, खरोष्टी लिपि में लिखा हुआ है। कालसी जो है वो देहरादून पश्चिम उत्तराखंड में स्थित है, ब्राही लिपि में लिखा हुआ है। गिरनार काठियावाड़ गुजरात के जूनागढ़ के समीप स्थित है, ब्राही लिपि में लिखा हुआ है। धौली शिलालेख जो है उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित है, ब्राही लिपि में लिखा हुआ है। जौगढ़ जो था ये उड़ीसा के गंजाम जिले में स्थित है, ब्राही लिपि में लिखा हुआ है। यर्रागुड़ी आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में स्थित है, ये भी ब्राही लिपि में लिखा हुआ है। सोपरा महाराष्ट्र में जो है, जो महाराष्ट्र के थाना और ठाणे जिले में स्थित है, ये भी ब्राही लिपि में है। अब लघु शिलालेख देखो, जैसे कि ये शिलालेख 14 शिलालेखों के मुख्य वर्ग में सम्मिलित नहीं है और इसलिए इन्हें लघु शिलालेख कहा गया है। ये निम्नलिखित स्थानों से प्राप्त हुए हैं। रूपनाथ, ये लघु शिलालेख है अशोक का, रूपनाथ। तो रूपनाथ ये जो है मध्य प्रदेश में है, ठीक है ना। रूपनाथ जो है ये मध्य प्रदेश जबलपुर ज़िले में स्थित है। गुर्जरा जो है ये मध्य प्रदेश के दतिया ज़िले में है। सासाराम जो है ये बिहार में है, लघु शिलालेख। और भाबड़ू विराट राजस्थान जयपुर ज़िले में स्थित है। मस्की कर्नाटक के रायचूर ज़िले में स्थित है। ब्राहागिरी जो है ये कर्नाटक के चित्रदुर्ग ज़िले में स्थित है। सिद्धपुर ब्राहागिरी से 1 मील पश्चिम में स्थित है। जटिग्रामेश्वर ब्राहीगिरी में है, 3 मील उत्तर पश्चिम में स्थित है। यर्रागुड़ी आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में है। गवी मठ जो है मैसूर के कापबल नामक स्थान के समीप कर्नाटक में स्थित है। पालकी गुंडू जो है ये गवी मठ से 4 मील दूरी पर कर्नाटक के रायचूर जिले में स्थित है। राजुल मंडगिरी आंध्र प्रदेश के कन्नूर जिले में। अहरोरा जो है उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले में स्थित है। और सारोमारो जो है ये शहडोल मध्य प्रदेश, पनगुडरिया सीहोर मध्य प्रदेश, नेत्तूर नामक स्थानों से लघु शिलालेख की 2 अन्य प्राप्तियाँ प्राप्त हुई हैं। ये अन्य लेख उडेगोलम बेलारी कर्नाटका से मिले हैं। पनगुडरिया सिंहोर मध्य प्रदेश से अशोक के लघु शिलालेख मिले हैं। केडी वाजपेयी को मिले हैं। देखो, कर्नाटक के गुलबर्गा जिले से स्थित सन्नाटी नामक स्थान से अशोककालीन शिलालेख प्राप्त किया गया है, जिसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के विभाग में कर्मचारियों ने जनवरी 1989 में खोजा था। स्तंभ लेख अगर हम देखते हैं तो स्तंभ लेख या अशोक के स्तंभ लेख के अंतर्गत लेखों की संख्या हालांकि 7 है, परंतु ये 6 विभिन्न स्थानों से पाषाण स्तंभों पर उत्कीर्ण किए गए पाए गए हैं। दिल्ली टोपरा है। ये प्रारंभ में अम्बाला और सिसरवा उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के खिजराबाद में स्थापित था, जिसे फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दिल्ली लाया गया और इस पर अशोक के 7 अभिलेख उत्कीर्ण हैं, जबकि शेष स्तंभों पर केवल 6 लेख ही उत्कीर्ण मिलते हैं। दिल्ली मेरठ है। ये पहले मेरठ उत्तर प्रदेश में था, बाद में फिरोज शाह तुगलक ने के द्वारा इसे दिल्ली लाया गया। लौरिया अरिराज जो है ये स्तंभ लेख बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के राधिया के पास लौरिया अरिराज में स्थित है। लौरिया नंदनगढ़ जो है ये बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में मुठिया के पास लौरिया नंदनगढ़ में है। रामपुरवा जो है ये स्तंभ लेख भी चंपारण बिहार में पाया गया है। और प्रयाग जो है ये पहले कौशाम्बी वर्तमान कोशम में था, जिसे बाद में अकबर द्वारा इलाहाबाद किले में रखवाया गया। लघु स्तंभ लेख में अगर देखा जाए तो क्या क्या है। अशोक के राज्य की घोषणाएं जिन स्तंभों पर उत्कीर्ण है उन्हें साधारण तौर पर लघु स्तंभ लेख कहा जाता है। ये निम्नलिखित स्थानों से प्राप्त हुए हैं, जैसे सांची के रायसेन जिला मध्य प्रदेश, सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश, कौशाम्बी इलाहाबाद के समीप कोशम उत्तर प्रदेश, रुमनीदेई नेपाल की तराई के परारिया ग्राम के समीप है। निगली सागर नामक बड़े सरोवर के तट पर नेपाल की तराई में रुमनीदेई से लगभग 13 मील पश्चिम उत्तर में स्थित है निगलीव। कौशाम्बी के लघु स्तंभ लेख में अशोक अपने महामात्रों को संग भेद रोकने का आदेश देता है। कौशाम्बी तथा प्रयाग के स्तंभों में अशोक की रानी कारुवाकी द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख है। उसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। कौशाम्बी को स्तंभ लेख को
रोमनीदेही स्तंभ लेख में अशोक द्वारा इस स्थान की धर्म यात्रा पर जाने का विवरण है। निगलीफ के लेख में कनक मुनि के स्तूप के संवर्धन की चर्चा की गई है। शिलालेख अभिलेखों में उत्कीर्ण महत्वपूर्ण बातें क्या हैं, जैसे धौली और जौगड़ के शिलालेख पर 11वें, 12वें, 13वें शिलालेख उत्कीर्ण नहीं किए गए हैं, बल्कि 2 अन्य लेख खुदे हुए हैं जिन्हें पृथक कलिंग प्रज्ञापन कहा गया है। जिसे पृथक कलिंग प्रज्ञापन कहा गया है। धौली तथा जौगड़ के अभिलेखों में लिखा है, सभी मनुष्य मेरी संतान है। अशोक के 6 स्तंभ लेख में क्या क्या बातें हैं, देखो। प्रथम स्तंभ लेख जो है इसमें धर्म के प्रति निष्ठा है। द्वितीय जो है धर्म के गुण के बारे में बताया गया है। तृतीय जो राजा को अपनी इच्छाओं और बुराइयों की चेतना रखनी चाहिए। चतुर्थ क्या है कि राजुक नामक अधिकारी के कार्य। पंचम जो है पशु पक्षी के वध को नियंत्रित करना। षष्टम हो गया धर्म प्रचार हेतु उपाय और सभी धर्मों के प्रति अपनी निष्ठा। गिरनार लेख से पता चलता है कि अशोक ने मनुष्य तथा पशुओं के लिए अलग अलग चिकित्सालयों की स्थापना करवाई थी। कंधार अभिलेख, इसके प्रभाव से बहेलियों मछुआरों ने जीव हिंसा त्याग दी। रोमनीदेही अभिलेख एकमात्र अभिलेख है जिसमें कराधान की चर्चा है। अभिषेक के 20वें वर्ष में अशोक द्वारा लुम्बिनी की यात्रा और वहां का भूमिकर घटाकर 1/8 कर दिया गया। डॉक्टर आर भंडारकर ने केवल अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखा। अशोक के प्राय सभी शिलालेख प्राकृत भाषा में तथा ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, परंतु शाहबाजगढ़ी और मनसेरा अभिलेख की लिपि खरोष्टी है, जबकि तक्षशिला और लघमान से प्राप्त अभिलेख अरमाई के लिपि में लिखे गए हैं। देखो, कंधार के पास शरेकोना नामक स्थान से प्राप्त अभिलेख यूनानी और अरमाइक लिपि में है। मस्की, गुर्जरा, नित्तूर, उडेगोलम लेखों में अशोक का नाम मिलता है। इलाहाबाद स्तंभ लेख पर अशोक के अतिरिक्त समुद्रगुप्त और अकबर के दरबारी बीरबल के भी लेख मिलते हैं। भागरू शिलालेख में अशोक ने बौद्ध त्रिरत्नों में विश्वास प्रकट किया और इसी में अशोक के धम्म का उल्लेख भी मिलता है। कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में किया गया है। अशोक के स्तंभों में उत्कीर्ण प्रमुख कृतियाँ क्या है, जैसे देखो बसाड़ स्तंभ। बसाड़ जो वैशाली से मिला है उस पर सिंह है। संकिसा हाथी है। रामपुरवा से जो मिला है उसमें साढ़ नटुआ बैल है। लौरिया नंदनगढ़ से जो मिला है उस पर सिंह है। सांची से जो है 4 सिंह है। सारनाथ में 4 सिंह है। सारनाथ स्तंभ पर गज, अश्व और बैल तथा सिंह की आकृतियाँ उत्कीर्ण है। ब्राह्मी लिपि बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है। ब्राह्मी लिपि जो होती है वो बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है। खरोष्टी लिपि जो है दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है, परंतु अशोक के एर्रागुडी अभिलेख में ब्राह्मी लिपि दाएं से बाएं लिखी गई है। 5वें स्तंभ लेख में अशोक विभिन्न जानवरों के वध करने, जंगल जलाने और एक जीव दूसरे जीव को खिलाने और कुछ निश्चित दिनों में मछली मारने और जानवरों का बधिया करने और पशुओं और घोड़ों को दागने पर प्रतिबंध लगाता है। इसी लेख में उल्लेख है कि राज्याभिषेक के समय से 26 वर्ष तक 25 बार कैदियों को रिहा किया गया था। अशोक का सबसे लंबा स्तंभ लेख है उसका 7वां लेख। इसका सबसे छोटा स्तंभ लेख है रोमनीदेही में स्थित है। अशोक सांची, सारनाथ और कौशाम्बी के अपने लघु स्तंभ लेखों में अपने महामात्रों को रंगसंग भेद रोकने का आदेश देता है। भाबरू अभिलेख वस्त्रोपेदन तरीके से लिखा गया है और इसमें अशोक ने स्वयं को मगध का राजा, प्रियदर्शी राजा मागधे कहा है। भाबरू शिलालेख एकमात्र ऐसा शिलालेख है जो पत्थर की पट्टियों पर खुदा हुआ है। अशोक के अभिलेखों में इसकी रानी कारुबाकी और पुत्र तीवर का उल्लेख मिलता है। अशोक के द्वारा अकाल के समय किए गए उपायों का महास्थान और सहोग्रा अभिलेख में वर्णन है। अशोक के अभिलेखों की भाषा संस्कृत न होकर पाली थी और ये उस समय का आम जनता की भाषा थी। अशोक के प्रांतों की राजधानी का उल्लेख